अभी हमारे माननीय अतिथिगणों के द्वारा दीप प्रज्वलन और भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। उसी के साथ मंच पर हमारे माननीय मुख्य अतिथि भूपेंद्र यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी, माननीय प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, हमारे कृषि मंत्री गणेश जोशी जी, महानगर के अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल जी। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस स्वागत के कार्यक्रम में मैं माननीय महेंद्र भट्ट जी से आग्रह करूंगा, प्रदेश अध्यक्ष जी से, कि भूपेंद्र यादव जी का स्वागत गलती मैं सभी माननीय अतिथिगणों और सभी लोग हमारे जो इस हॉल में बैठे हैं सभी से आग्रह करता हूं कि वंदे मातरम के लिए एक बार खड़े हो। सभी का धन्यवाद। सभी अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। इसके बाद स्वागत के इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे मुख्य अतिथि केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री अपने भूपेंद्र यादव जी के स्वागत के लिए मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष अपने महेंद्र भट्ट जी से आग्रह करूंगा कि चलिए आगे कि उनको पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करेंगे। ऐसे अपने प्रदेश के अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी अपने भूपेंद्र यादव जी का स्वागत करते हुए हमारे सिद्धार्थ अग्रवाल जी जो महानगर के अध्यक्ष हैं वो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करेंगे। अपने ऐसे सिद्धार्थ अग्रवाल जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री आदित्य कोठारी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी का स्वागत करेंगे। पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करते हुए प्रदेश के महामंत्री गणेश जोशी जी के स्वागत के लिए अपने आदित्य चौहान जी हमारे प्रदेश के मंत्री हैं वो उनका स्वागत करेंगे। और हमारे यहाँ के महानगर के कर्मठ अध्यक्ष ऐसे अपने सिद्धार्थ अग्रवाल जी के लिए हमारे विजेंद्र थपलियाल जी जो लगातार इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं उनसे आग्रह की उनका स्वागत पुष्पगुच्छ और विजेंद्र जी हैं राजेंद्र ढिल्लो जी से आग्रह है कि कृपया अपने सिद्धार्थ अग्रवाल जी का स्वागत पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह से करेंगे। ऐसे अपने सभी हमारे गणमान्य सम्मानित अतिथिगण इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए क्योंकि 50 वर्ष का जो कालखंड जनसंघ की जो प्रताड़ना हमने झेली है उसके आदित्य जी के स्वागत के लिए मैं जो है बुलाना चाहूंगा हमारे विनय रोहेला जी। जल्दी आ जाइए, जल्दी आइए। स्वागत करना है आदित्य कोठारी जी का, महामंत्री जी का।
स्वागत के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हुए आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम के स्वागत उद्बोधन के लिए हमारे यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी से आग्रह करूंगा कि कृपया इस कार्यक्रम का स्वागत उद्बोधन हमें प्रदान करें। ऐसे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी। आवाज आ रही है इसकी? बोले भारत माता की, भारत माता की। आपातकाल के 50 वर्ष न भूले न भूलेंगे। और आज उस कालखंड की स्मृतियों को नई पीढ़ी के सम्मुख रखने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, फोन रख लो, आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के अनेकों पदों पर रहे। आप राष्ट्रीय सचिव रहे, राष्ट्रीय महासचिव रहे, भारतीय वित्त परिषद के महासचिव भी रहे। भूपेंद्र जी ने भारतीय जनता पार्टी के बाद जो स्वरूप है, उस स्वरूप को बनाए रखने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। आप देश के अधिकतर राज्यों के अंदर चुनाव होते हैं, उनका प्रभारी का दायित्व आप पर रहा है। मेरी जानकारी में है कि झारखंड, राजस्थान, गुजरात, बिहार और महाराष्ट्र में जैसे चुनाव के आप चुनाव प्रभारी के रूप में आपका मान सम्मान प्राप्त हुआ है। चुनाव में आपका योगदान रहा है। 2 बार आप राज्यसभा के सम्मानित सांसद रहे। वर्तमान में आप अलवर से लोकसभा के सांसद हैं, हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं आप सबकी ओर से, उत्तराखंड देवभूमि की जनता की ओर से आपका देवभूमि उत्तराखंड का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में हम सबके मध्य हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, और मैं तो इस बात को हर बार कहता हूं कि पार्टी के कार्यक्रमों में जिनका सदैव एक प्रकार से लगाव भी कहूंगा, कार्यक्रम में समय देने की जिनका नेचर है, ऐसे यशस्वी युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी हमारे मध्य में, आपका भी स्वागत करता हूं। हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भाई गणेश जोशी जी मंच पर हैं। हमारे दोनों महामंत्री आदित्य कोठारी, किरण चौधरी जी इस सभागार में, हमारे प्रदेश के विधायकगण, दायित्वधारीगण, अनेकों प्रदेश के पदाधिकारीगण, विभिन्न मोर्चों के कार्यकर्ता भाइयों बहनों, पत्रकार बंधु मित्रों, 25 जून 1975 की काल रात्रि और 1947 में आजादी के बाद संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना के भाव के साथ देश की स्थापना हुई। उस लोकतंत्र से कठोरा कर्तम कुठाराघात हुआ। हमारे भूपेंद्र जी उसके बारे में बताएंगे। और मैं कह सकता हूं कि इस कुठाराघात की जो पीस है, आज वो पीढ़ी भले ही ना हो, कम संख्या में है। मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। कल ही आपने मुख्यमंत्री आवास में अपने जो लोकतंत्र सेनानी थे उनका स्मरण किया, उनके स्मरण को सुना, उनको सम्मानित किया। लगभग 80-90 के संख्या में आज उत्तराखंड के अंदर लोग होंगे जिन्होंने प्रताड़ना को सहा और उस समय लोकतंत्र को जीवित रखने के जिनका संघर्ष था, वो कभी भुलाए नहीं जा सकते हैं। आज विश्व के अंदर भारत का लोकतंत्र कितना प्रभावी रूप से खड़ा है, उसमें उस समय के लोकतंत्र के पहरियों का, उस लोकतंत्र के जो सेनानी थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं आज अपनी ओर से आप सबकी ओर से उनको भी नमन करता हूं। इस अवसर हमारा एक प्रयास है कि आपातकाल का वो दिन नाम भूले न भूलने देंगे, न भूलेंगे। इसके पीछे का भाव इस नाते भी है कि आने
सिद्धार्थ जी को धन्यवाद भी करता हूं। मैंने सिद्धार्थ से कहा था कि युवा और युवतियों को इस कार्यक्रम में अधिक संख्या में बुलाया जाए। जिन्होंने इस कार्यक्रम है वो कालखंड देखा नहीं है, लेकिन स्मृतियां बार बार उसके बारे में संज्ञान चर्चा होती है, तो हम संकल्प ले सकते हैं कि भविष्य के अंदर भारत के लोकतंत्र पर अगर किसी भी प्रकार का किसी भी सत्ता दल से अगर इस प्रकार की स्थिति निर्माण होती है तो भारत का नागरिक लोकतंत्र के बचाव के लिए कटिबद्ध है। हर वर्ष 25 जून आपातकाल का दिवस संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा और हम लोग भी हर वर्ष इस कार्यक्रम को, और मुझे बताते खुशी हुई, हमने 19 के 19 जनपदों में ये कार्यक्रम किए हैं, बड़ी संख्या में लोगों की सहभागिता हुई है। आज हमारे नेता भूपेंद्र यादव जी हम इन सब पहलुओं पर, उस समय के कालखंड के पहलुओं पर और आज के हमारे उत्तरदायित्व पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं आप सबका स्वागत करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद सम्मानित अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी ने स्वागत भाषण में अपने कुछ बिंदुओं को छुआ है। इसी के साथ हमारे जो मीसा में और जब इमरजेंसी लगी थी उसमें हमारे कुछ कार्यकर्ता जेलों के अंदर गए थे, ऐसे हमारे 10 कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं रतन चौहान जी से आग्रह करूंगा कि कृपया करके मैं जो नाम बोलता हूँ उधर से लाएंगे और सब इधर से अपना जाते रहेंगे। तो ऐसे अपने रविदेव आनंद जी, श्रीमान रविदेव आनंद जी, इसमत वो लेकर आइए, सोल लेकर आइए भैया, रतन जी लेके आइए ऊपर। विजय स्नेही जी, सभी अतिथिगणों से आग्रह करूंगा कि कृपया हमारे आपातकाल के योद्धाओं का स्वागत कर। ताराचंद गुप्ता जी, हरीश काम्बोज जी, हमारे नरेंद्र कुमार मित्तल जी, योगेंद्र कोहली जी, राजकुमार टोक जी, रणजीत सिंह जयाल जी, ऐसे हमारे आपातकाल के योद्धाओं का स्वागत करते हुए हमारे केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री अपने भूपेंद्र यादव जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी ने सभी को सम्मान करते हुए जिनके कारण आज भारतीय जनता पार्टी इतना बटबक्स बन गई है, उनका सम्मान हो रहा है, तो थोड़ा तालियों में कंजूसी ना करें। सभी मेरे इस हॉल में बैठे कार्यकर्ताओं से आग्रह की कृपया तालियों में कोई कंजूसी ना करें। माननीय अतिथिगणों से आग्रह करूंगा कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। इसके बाद हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनका पूरे देश के अंदर जिन्होंने उत्तराखंड का मान सम्मान बढ़ाया है और उत्तराखंड को एक नई पहचान दी है, हमारे संस्कृति और संस्कार की रक्षा करने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसे पुष्कर धामी जी का हमें उद्बोधन मिलने जा रहा है और आपसे जोरदार तालियों से कहूंगा कि एक बार स्वागत करें। पुष्कर धामी, जोर से नाराएंगे, पुष्कर धामी, पुष्कर धामी, मान्य धामी। अब मेरे साथ लगाओ। भारत माता की,
भारत माता की वंदे वंदे भारत के लोकतंत्र की भारत के लोकतंत्र की। आज संविधान आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान समारोह में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, कुशल संगठनकर्ता, जिन्होंने अनेक दायित्वों का निर्वहन किया है और अनेक राज्यों में चुनाव के प्रभारी के रूप में अनेक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऐसे भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद, जिनके नेतृत्व में लगातार अनेक कार्यक्रम एक श्रृंखला के रूप में आयोजित हो रहे हैं, आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी, सुरेंद्र चौधरी जी, महानगर के अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल जी एवं आदरणीय खजान दास जी, आदरणीय रमेश शर्मा ताऊ जी एवं हमारे अनेक वरिष्ठ और दायित्ववान कार्यकर्ता इसमें पहली पंक्ति में बैठे हैं। रोहिला जी से लेकर सुरेश भट्ट जी, विश्वास टावर जी, संजीव मित्तल जी, विनय रोहिला जी, देवेंद्र वसीम जी, श्याम अग्रवाल जी, श्रीमती विनोद उनियाल जी, श्रीमती मधु भट्ट जी, आदित्य कुमार जी, हमारे विनय गोयल जी, अनिल गोयल जी, जैन साहब, नहीं सकता नाम लूँ, राकेश गिरी जी, सभी उपस्थित और हमारे सभी आज जिनका हम सबको सौभाग्य मिला आदरणीय भूपेंद्र जी के साथ, जिनको यहाँ पर सम्मानित किया, जो लोकतंत्र सेनानी हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी आए हुए महानगर के हमारे सभी कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों और उपस्थित मेरे सभी युवा नौजवान साथियों, मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही इस समारोह में हम सबका मार्गदर्शन करने पधारे देश के वन एवं पर्यावरण मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर अपनी ओर से समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से आप सबकी तरफ से उनका हृदय से एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके निर्देशन में आज हम वन और पर्यावरण के क्षेत्र में अनेक काम कर रहे हैं और वैश्विक मंचों पर भारत अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। अनेक कार्य आज इस क्षेत्र में हो रहे हैं और आपकी कार्यशैली के हम नहीं पूरा देश बहुत कायल है। और मैं सच बताऊं तो इतनी फास्ट कार्यशैली, तीव्र गति से निर्णय लेना, और मैं आज से 2 साल पहले की बात बताता हूं आप सबको, क्योंकि आज वो मंच पर हैं और एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उनके साथ मुझे भी आज ऐसे कार्यक्रम में पहली बार रहने का उसके बाद अवसर प्राप्त हो रहा है। तो 4 नदियां हमारी, गोला, कोसी, नंदौर और सागा, जिसमें लाखों लोगों को वहां साल भर में जब काम चलता है उसके कारण से रोजगार मिलता है, और अचानक उसके
जो 10 साल का कालखंड होता है वो कालखंड पूरा हो गया है। और संयोग से क्या था कि ऐसा काम पहले के समय में ये सब काम करवाने के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, वहाँ मिलना होता था, फिर फाइल प्रोसेस में जाती थी, फिर उसकी स्वीकृति मिलती थी और महीनों लग जाते थे। और क्योंकि ये एक सरकार का काम होता है, लेकिन यहाँ से कोई फाइल ऐसी चली नहीं थी। और लेकिन वो पोर्टल चलता है, उसमें तो उनमें दिनों का हिसाब होता है कि कितने दिन में पोर्टल बंद होगा। तो भारत सरकार का पोर्टल बंद हो गया और हाहाकार मच गया। यहाँ लोग कहने लगे कि इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कैसे काम चलेगा, कैसे क्या होगा। तो मैंने आपसे केवल फोन पर बात करी। मैंने कहा भाई साहब ये बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई है और हम तो बहुत मुसीबत में पड़ गए हैं, अभी कैसे होगा काम और मैं आऊं क्या करूं आपके पास। तो सच में आपने कहा कोई आने की आवश्यकता नहीं है, आपने एक पत्र लिखना है मुझे और वो पत्र अपने मोबाइल से मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। और मैंने आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा और अगले ही दिन हमको चारों नदियों में काम की स्वीकृति मिल गई। मैं आपका हृदय से बहुत धन्यवाद करता हूं कि और अभी भी आज भी आप वाइल्ड लाइफ की बैठक करके आ रहे हैं। 100 से भी अधिक आज अनेक प्रस्ताव देश भर के जो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से जिनको स्वीकृति मिलनी होती है, एनओसी मिलनी होती है, उन सबको आप स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं। और बहुत सारे काम जो वर्षों से लटके हुए थे, आपके इस मंत्रालय में आने के बाद उनको लगातार स्वीकृति मिल रही है। और हमारे राज्य में इसका महत्व और ज्यादा है क्योंकि हमारे राज्य के कुल भूभाग का 73% भूभाग वनों से आच्छादित है। तो कोई भी विकास की योजना, मैं कल भाई साहब से कह भी रहा था, मैंने कहा कोई भी विकास की योजना वन विभाग से गुजरे बिना नहीं हो सकती है पास। इसलिए आपके यहाँ से जो भी गुजरती है उसको आप तुरंत धक्का दे देते हैं, उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। इसलिए मैं बार बार आपका देवभूमि उत्तराखंड वासियों की ओर से धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आज के इस अवसर पर मैं उन सभी लोकतंत्र के रक्षकों को भी मैं नमन करता हूँ जिन्होंने आपातकाल के अंधकारपूर्ण दौर में भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया। ये हम सबके लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि आज हमें लोकतंत्र की रक्षा करने वाले सभी डिस्टर्बेंस हो रहा है, उससे क्या दिक्कत हो रही है? आपातकाल का कालखंड एक काले अध्याय के रूप में अंकित रहेगा। 25 जून 1975 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश के संविधान को दरकिनार करते हुए आपातकाल की घोषणा करके लोकतंत्र की आत्मा को कुचलने का प्रयास किया था। ये फैसला हमेशा की तरह देश को अपनी जागीर समझने वाले एक परिवार की हठधर्मिता का तानाशाही रवैये का परिणाम था। ये वही परिवार जिसके राजकुमार आज अपनी जेब में संविधान की किताब लेकर संविधान बचाने की दुहाई देते रहते हैं। आप सभी भलीभांति परिचित हैं, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जब एक चुनावी भ्रष्टाचार का दोषी ठहराते हुए उनकी सदस्यता को निरस्त कर दिया था, तब उन्होंने सत्ता छिन जाने के भय से संविधान की धाराओं को तोड़ मरोड़ कर भारत के महान संविधान की हत्या का षड्यंत्र रचा था। भारतीय संसद को बंधक बना दिया गया था, प्रेस की स्वतंत्रता पर सेंसरशिप थोप दी गई थी, न्यायपालिका की गरिमा को तार तार कर करोड़ों देशवासियों को उनके मौलिक अधिकारों को रौंद दिया गया। आपातकाल के उन काले दिनों में सत्ता के नशे में चूर तत्कालीन सरकार ने सभी विपक्षी नेताओं को, सैकड़ों पत्रकारों को, उनके आवाज को
दमन किया जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए उठ रही थी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलकर पूरे देश को एक खुली जेल बना दिया था। उस दौर में मीसा और डीआईआर जैसे काले कानून थोपकर हजारों लोकतंत्र समर्थकों को जेल में ठूस दिया गया था। लेकिन नमन है लोकतंत्र के रक्षकों को, जिन्होंने जेल की काल कोठरियों में अपनी तपस्या को भी तपोभूमि बना दिया और लोकतंत्र के दीप को बुझने नहीं दिया। उस समय लोकनायक जयप्रकाश नारायण, नानाजी देशमुख, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, जॉर्ज फर्नांडिस, चंद्रशेखर जी जैसे अनेक लोकतंत्र सेनानियों ने आपातकाल लगाने की सरकार के उस निर्णय के विरुद्ध आंदोलन को दिशा देने का काम किया। जेल की चारदीवारी में बंद रहते हुए भी इन नेताओं ने युवाओं के भीतर लोकतंत्र के प्रति चेतना जागृत करने का कार्य अनवरत रूप से चालू रखा। उस समय अटल जी ने कई कविताएं लिखी। जब कांग्रेस के एक नेता ने अति चाटुकारिता में, देवकांत बरुआ ने, उन्होंने चाटुकारिता की सभी हदें पार करते हुए इंडिया इज इंदिरा कहा तो अटल जी ने जवाब देते हुए लिखा, इंदिरा इंडिया एक है, इति बरुआ महाराज, अकल घास चरने गई, चमचों के सरताज किया अपमानित भारत, एक मृत्यु के लिए कलंकित भूत भविष्य, कह कैदी कविराय, स्वर्ग से जो महान है, कौन भला उस भारत माता के समान है। तानाशाही सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जनसंघ सहित अनेक सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने अपनी पूरी शक्ति से लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए आंदोलन चलाया। देश भर के विद्यार्थियों ने अनेक विश्वविद्यालयों से इस आंदोलन को चलाया। युवाओं, नौजवानों ने आगे बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लिया और उन सब ने रुकना और झुकना स्वीकार नहीं किया। हजारों कार्यकर्ताओं ने यातनाओं को सहा, लगातार आगे बढ़ते रहे। आखिरकार तानाशाही सरकार को झुकना पड़ा और आपातकाल समाप्त हुआ। देश में पुनः चुनाव कराने पड़े। पहली बार 1977 में किसी गैर कांग्रेसी सरकार को चुनकर देश की जनता ने संविधान के हत्यारों को करारा जवाब दिया। साथियों, उत्तराखंड की पुण्य भूमि पर भी ऐसे अनेक सपूतों ने जन्म लिया है जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अदम्य साहस का परिचय देते हुए जन क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाई। कल भी एक कार्यक्रम लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में आयोजित किया गया था। पूरे प्रदेश भर के अनेक लोकतंत्र सेनानी हमारे बीच में आए थे, जिनकी आयु भी काफी हो गई, लेकिन एक कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया। ऐसे अनेक नाम हैं जिन्होंने, जैसे चंद्र सिंह राठौर बागेश्वर के शिक्षक रहते हुए छात्रों में लोकतंत्र के प्रति आस्था जागृत करने का उन्होंने कार्य किया। कई यातनाएं उनको झेलनी पड़ी, यहाँ तक कि अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा और 32 वर्ष के संघर्ष के बाद वे दोबारा अपनी नौकरी प्राप्त कर सके। वहीं पौड़ी के आदरणीय गोविंद राम ढींगड़ा जी को भी राष्ट्रीय स्वयं संघ से संबंध रखने के लिए जबरन उस समय जेल में डाल दिया गया था। उत्तराखंड के प्रत्येक जिलों में सैकड़ों उदाहरण है जिन्होंने लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करने हेतु अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी स्वयं आपातकाल के समय भूमिगत होकर लोकतंत्र की लड़ाई में अग्रणी भूमिका उन्होंने निभाई। यही कारण है कि उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों को योगदान और आपातकाल के काले अध्याय से आने वाली पीढ़ियों को अवगत कराने के लिए कि उनके स्मरण में भी रहे, उनको प्रेरणा भी मिलती रहे, 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। यही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपातकाल की घटनाओं का उल्लेख करते हुए संघर्ष मां गुजरात नामक एक किताब भी लिखी थी 1978 में। और कल ही गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आपातकाल के दौरान संघर्ष पर लिखी गई एक नई पुस्तक द इमरजेंसी डायरीज का भी विमोचन किया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पुस्तक और संविधान हत्या दिवस के माध्यम से भारत की नई पीढ़ी जान सकेगी कि किस तरह आपातकाल के दौरान संविधान को रोधा गया
लोकतंत्र की आत्मा को निर्ममता से कुचला गया। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान के लिए पूरी तरह से संकल्पित होकर कार्य कर रही है। जहां हमने कल लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान समारोह का कार्यक्रम मुख्य सहयोग सदन में आयोजित किया था, इसके साथ ही देश भर में, प्रदेश भर में आपातकाल के दौरान इस महान आंदोलन के बारे में हमारी नई पीढ़ी को जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रदर्शनों का भी आयोजन पूरे प्रदेश भर के अंदर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमने लोकतंत्र सेनानियों की जो प्रतिमा उनको सम्मान निधि मिलती थी उसको भी बढ़ाया है। और कल ही मैंने ये घोषणा भी करी है कि कुछ हमारे देश के राज्यों में इसके लिए एक अधिनियम बना हुआ है। उस अधिनियम का अध्ययन करके आने वाले विधानसभा के सत्र में हम यहाँ भी राज्य में भी उस अधिनियम को पारित करेंगे, जिसमें अनेक प्रकार के उनके सम्मान से जुड़े हुए विषय हैं। कुछ ऐसे विषय हैं, कल उन्होंने मेरे सामने बात रखी थी कि हमको परिचय पत्र मिलना चाहिए जैसे हम कहीं जाते हैं, तो मैंने कल उसकी घोषणा भी कर दी। सभी जिलाधिकारियों को उसके निर्देश भी दे दिए हैं कि तत्काल उनको परिचय पत्र दे दिए जाएं, जिससे कि कहीं भी वो दिखे तो हम सब लोग और सभी लोग एक सम्मान उनके प्रति लोगों का सामने हो। साथियों, मैं आज इस अवसर पर सभी से आह्वान करता हूं कि आप लोग जनता के बीच जाकर जन जागरण के माध्यम से उनसे आग्रह करें कि वो लोग कांग्रेस और उसकी पार्टी के नेताओं से कुछ प्रश्न पूछें कि क्या आपातकाल को कांग्रेस अपनी ऐतिहासिक गलती मानती है, और यदि मानती है तो क्या कांग्रेस आपातकाल के अपने निर्णय को लेकर प्रायश्चित करने को तैयार है। क्या कांग्रेस ने कभी इसके लिए लोकतंत्र सेनानियों से माफी मांगी है। क्या उन्होंने उन परिवारों से माफी मांगी है जिनके घरों में जबरन नसबंदी कर दी गई। क्या उन्होंने प्रेस और न्यायपालिका से कभी खेद व्यक्त किया है। मुझे पता है कांग्रेस उनके किसी भी सवाल का, जो भी सवाल उनसे किए जाएंगे, उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के डीएनए में लोकतंत्र के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आज भी उनके युवराज संविधान और लोकतंत्र को अपनी कठपुतली समझते हैं। आज भी कांग्रेस का वही चरित्र बरकरार है। आज भी जब अदालतें उनके पक्ष में नहीं जाती हैं तो न्यायपालिका पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। जब चुनाव हारते हैं तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर हमला करते हैं। जब मीडिया सवाल पूछता है तो उसे अपमानित करते हैं। जब जनता उन्हें नकार देती है तो आप सब जानते हैं किसको दोषी ठहराते हैं। जोर से बोलो यार। तो ईवीएम को दोषी ठहराने लगते हैं। साथियों, आप सभी को कांग्रेस के इस दोगले चरित्र को उजागर करने हेतु आगे आना होगा। हमारे लोकतंत्र सेनानियों के योगदान को जन जन तक पहुंचाना होगा, जिससे हमारे लोकतंत्र की शक्ति, नागरिकों की लोकतंत्र के प्रति आस्था को और मजबूत किया जा सके। आज के इस अवसर पर मैं सभी लोकतंत्र सेनानियों को ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार आपकी प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। हम राष्ट्र के प्रति आपके अतुलनीय योगदान को जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रतिवर्ष इसी प्रकार लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है इस प्रकार के कार्यक्रम न केवल प्रदेश के युवाओं को लोकतंत्र का महत्व समझाने में सहायक होंगे, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति और अधिक सजग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथ ही उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूर्ण करने हेतु एक नई शक्ति और नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से आदरणीय भूपेंद्र जी का यहाँ आगमन पर स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए और आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके सारगर्भित भाषण से सभी ने आपातकाल को समझने का प्रयास किया होगा। हमारे अब जिनका हमें
बातें मिलना है, आशीर्वाद मिलना है, ऐसे हमारे केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री और जिन्होंने संगठन को लंबे समय तक विभिन्न राज्यों में सींचने का, संवारने का काम किया है और आज भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में जो जिस तरीके का विकास के काम, विकास का मॉडल मोदी जी ने तय किया उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे अभी जैसे माननीय धामी जी ने कहा कि किस तरीके से उत्तराखंड से उनका स्नेह दिखता है कि एक व्हाट्सएप पर उन्होंने सारे काम हमारे उत्तराखंड के लिए कर दिए। इसके लिए मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि जोरदार तालियों से एक बार उनका स्वागत करें। अब मैं आमंत्रित करता हूं केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री अपने भूपेंद्र यादव जी को, जिनका हमें पाथे मिले। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तराखंड के हमारे लोकप्रिय और युवा मुख्यमंत्री सम्मान्य पुष्कर सिंह धामी जी, यहां उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य महेंद्र भट्ट जी, मंच पर उपस्थित सम्मान्य गणेश जोशी जी, प्रदेश महामंत्री श्री आदित्य कोठारी जी, प्रदेश महामंत्री श्री खिलेंद्र चौधरी जी, जिला अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ अग्रवाल जी, यहां उपस्थित माननीय विधायक श्री उमेश शर्मा जी, श्री खजानदास जी, उपस्थित सभी देहरादून के प्रबुद्धगण और नौजवान साथियों, उत्तराखंड देवभूमि है और इसलिए सबसे पहले तो मैं देवभूमि को नमन करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पूछ रहा था, मुख्यमंत्री जी आपके नौजवान ऊर्जावान मुख्यमंत्री है, लगभग आपातकाल को भी 50 वर्ष और मुख्यमंत्री जी भी 50 वर्ष के हैं। ये देश में तेजी से राजनीति में पीढ़ी बदल गई है और यहां जो सामने बच्चे बैठे हैं, मैं महेंद्र भट्ट जी को कह रहा था, ये जो नौजवान यहां पर आए हैं, इनको ये पृष्ठभूमि जाननी बहुत जरूरी है कि 50 साल पहले जो घटना हुई उसके मायने क्या थे। अभी माननीय धामी जी जब कह रहे थे कि वो दोष किसको देते हैं, तो आवाज आई मीडिया को, पर आज खाली मीडिया नहीं रहा। मैं ये बच्चों से पूछना चाहूं कि सुबह उठ करके आप अपना फोन देखो और कोई सरकार ऐसी है जो आपका व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक बंद कर दे, तो आपको अच्छा लगेगा? उसी को इमरजेंसी कहते हैं। लोगों ने सुबह उठ के इंडियन एक्सप्रेस अखबार को देखा तो अखबार का संपादकीय खाली था। उसके मालिक रामनाथ गोयनका ने कहा कि मैं अखबार में क्या लिखूं, सरकार ने लिखने पे सेंसर लगा दिया। इसको इमरजेंसी कहते हैं। दूसरी बात, आप ये मान करके चलो कि हमको सबसे ज्यादा गर्व इस देश में अगर है तो अपने संविधान के ऊपर है। हमारे पड़ोस के सारे देशों में देखो, 70 साल में कितनी बार संविधान बदला। एक पड़ोसी देश में तो पता ही नहीं है कि शासन संविधान चलाती है या सेना चलाती है। चाइना में कम्युनिस्ट है, नेपाल में संविधान बदला है, बांग्लादेश में स्थिति है। ऐसे में हिंदुस्तान को सबसे बड़ी रखने की ताकत क्या है? सबसे बड़ी रखने की ताकत क्या है? क्या है? संविधान। और इस संविधान पे जो हमला हो जाए उसको इमरजेंसी कहते हैं।
और 50 साल पहले इस देश के संविधान को समाप्त करने का काम किया। और यहां पर मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं, कुछ दिनों पहले एक नई पुस्तक आई, इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। श्रीनाथ राघवन ने वो किताब लिखी। जैसा कि मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि इंदिरा गांधी जी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें उनकी इलेक्शन पिटीशन रद्द हो गई और वो सांसद बनने के योग्य नहीं रही। तो जब आप सांसद ही नहीं रहोगे तो आप देश के प्रधानमंत्री कैसे रह सकते हो? तो आपका मॉरल तो ये था कि आप सांसद से इस्तीफा देते और किसी और को प्रधानमंत्री बनाते। इंदिरा गांधी जी सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे तो किया, लेकिन ये करा कि स्टे देने के बाद कहा कि आप पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं कर सकते। उसी को ही उन्होंने देश में डिस्टरबेंस मान लिया। तो ये बताओ कि 140 करोड़ लोगों में अगर कोई एक आदमी अपना इलेक्शन पिटीशन हार जाए तो देश के लिए खतरा हो सकता है। इस देश में बाकी 543 सांसद नहीं है। एक आदमी के नाते देश के सारे अखबारों और मीडिया पे सेंसर करना, सारे विपक्षी नेताओं को जेल भेज देना, सारी गांधीवादी संस्थाओं पे आक्रमण कर देना और अधिनायकवाद स्थापित करना, ये इमरजेंसी है। और इसलिए आने वाले समय में हम ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहते जहां कोई इस प्रकार के अधिनायकवादी लोग आए। और ये तो 50 साल पहले की बात कर रहा हूं। इनकी तो परंपरा ये है कि 2004 में सत्ता में बेशक मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री आए थे, लेकिन देश नेशनल एडवाइजरी काउंसिल चलाती थी। आज भी इन बच्चों से पूछो कांग्रेस को कौन चलाता है तो सभी कहेंगे कौन। तो फिर खड़गे जी क्या? जो पार्टी आज भी एक परिवार, एक व्यक्ति से नहीं निकल पाई, उसी ने देश को ये धोखा देने का काम किया। और इसलिए उस समय मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा। ये जो पुस्तक मैं बता रहा था, इसमें 1975 में नेहरू परिवार के, नेहरू जी के कजिन हुए बीके नेहरू, उन्होंने कहा कि इंदिरा जी को पॉपुलर मैंडेट लेने के लिए व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। और उस समय का जो इनका अखबार है नेशनल हेराल्ड, जिसके करप्शन के केस अभी भी चल रहे हैं, उसमें एक आर्टिकल आया कि देश में एक दलीय राजनीतिक प्रणाली होनी चाहिए। एक दलीय ऐसे जैसे दुनिया के कई देशों में है। उस पर एक कमेटी का गठन किया गया। 42nd अमेंडमेंट हुआ। ये तो केवल फर्स्ट स्टेप था। अगर 1977 में इंदिरा गांधी वापस आती तो देश परमानेंट सिंगल पार्टी में चला जाता और देश आज ये हिंदुस्तान नहीं होता जहां पर हम अपने व्हाट्सएप, फेसबुक चेक कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से सेंसर वाला हिंदुस्तान होता। इससे आजादी दिलाने का नाम इमरजेंसी से आजादी है। और इसलिए इसको आपको याद करना पड़ेगा। और कांग्रेस देश के संविधान की बहुत दुहाई देने का काम करती है। मैं कहना चाहता हूं कि देश के संविधान में कुछ चीजें हमने बुनियादी रूप से लिखी हैं। ये आज 2025 का भारत हो या आने वाले समय के 2047 का विकसित भारत हो, जिसका नेतृत्व मेरे सामने बैठे हुए बच्चे भी करने वाले हैं। लेकिन एक मूल मान्यता इस देश में रहनी चाहिए कि इस देश में लोकतंत्र सुरक्षित रहना चाहिए। अगर कोई सरकार पॉपुलर नहीं है तो उसको बदलने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, ये देश के नागरिक को होना चाहिए। यह देश का लोकतंत्र है और इसके खिलाफ जो काम किया उसका नाम इमरजेंसी है। दूसरा, ये देश जब हम गणतंत्र कहते हैं तो गणतंत्र का अर्थ है कि हिंदुस्तान किसी एक परिवार की, एक व्यक्ति की बपोती नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान में लोकतंत्र में इतनी बड़ी ताकत है
कि एक चाय बेचने वाले का बेटा भी दुनिया का सबसे बड़ा नेता बन सकता है। ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है। ये इस देश का गणतंत्र है। इस गणतंत्र को एक परिवार, एक व्यक्ति का बंधक नहीं बनाया जा सकता है। इमरजेंसी ने ये दोनों काम किए। इस देश के लोकतंत्र को बंधक बनाने का काम किया, इस देश के गणतंत्र को कुचलने का काम किया। तीसरा एक और विषय है, सरकार कोई आए या जाए, हमारे देश में नौकरशाही की एक ऐसी व्यवस्था है कि जो सरकार आएगी, नौकरशाही सरकार की पॉलिसी के लिए काम करेगी और न्यायपालिका लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए निर्णय देगी। ये जो नौकरशाही इस देश में प्रोफेशनल है और जुडिशरी जो इस देश में इंडिपेंडेंट है, इसके अधिकारों को लेने का जो 2.5 साल में काम किया वो इमरजेंसी है। हम इमरजेंसी के जो 50 साल मना रहे हैं और जो हम कह रहे हैं, ना भूले हैं ना कभी भूलेंगे, तो हम कभी नहीं भूलेंगे कि इस देश में 2.5 साल में देश के लोकतंत्र को कुचलने का काम किया, हमारे देश के गणतंत्र को रौंदने का काम किया, हमारे देश के ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को खत्म करने का काम किया, हमारे देश में जुडिशरी को एक तरीके से गुलाम बनाने का काम किया। क्योंकि हिंदुस्तान के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हमारे यहाँ एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है। जब भी हम चुनाव में जाते हैं तो फिर कोई सरकार नहीं होती। इवन मुख्यमंत्री को, डीजीपी को आदेश देने का काम हमने ये इलेक्शन कमीशन को दिया है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन इस देश की व्यवस्था की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये जो लोकतंत्र हमको मिला है, ये लोकतंत्र देश के महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, इस देश के क्रांतिकारियों के बलिदान के कारण ये लोकतंत्र मिला है। ये संविधान जो हमको बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान दिया है, वो इस देश में एक अच्छी व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान दिया है। और आज अगर हम इस देश के लोकतंत्र को बहुत अच्छी तरीके से जी रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि कभी भी काले बरसते हुए मेघ यहां पर ना आ सकते हो, कभी भी ऐसे लोग यहां पर इस देश में ना आ सकते हो जिनके मन में ही देश के लोकतंत्र को एक परिवार का बंधक बनाने का विषय हो। और इसलिए आपातकाल नहीं था, ये कांग्रेस का अन्याय काल था। अन्याय काल के बारे में जागरण करना और इस देश की राजनीति में लगातार उस भाव को बनाए रखना, नौजवानों के मन में भाव को बनाए रखना कि हिंदुस्तान को अगर महान देश बनाना है तो हिंदुस्तान को महान लोकतंत्र भी बनाना होगा। देश के लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए ही इमरजेंसी का हम विरोध करते हैं। और उस समय भी जब ये पूरे इमरजेंसी का घटनाक्रम चल रहा था, अभी हमने यहां पर हमारे लोकतंत्र की इस लड़ाई के सेनानियों का सम्मान किया। काफी अत्याचार किए गए, नसबंदी के नाम पे अत्याचार किए गए, महिलाओं पे अत्याचार किए गए। इसी के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की गिरफ्तारी की गई और उस समय लगभग देश की न्यायपालिका को बंधक बनाने का काम किया गया। दुनिया भर में भारत की आलोचना भी होने लगी और इसलिए देश की जनता को नमन करना चाहिए कि देश की जनता ने बिना घबराए 77 में कांग्रेस को परास्त करके और इस देश में लोकतंत्र की नई राह का निर्माण किया। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का एक नया नारा इस देश में दिया गया। संपूर्ण क्रांति के नारे का अर्थ ये था कि देश के नौजवान बदलाव के एक नए दौर में आगे बढ़ने का काम करें। और उस समय की एक प्रसिद्ध कविता है, रामधारी सिंह दिनकर बिहार के बड़े कवि होते थे। नवनिर्माण आंदोलन ने देश के नौजवानों को झकझोरा था और लोकतंत्र पे उन्होंने एक कविता लिखी थी। इंदिरा जी को ऐसा लगता था कि शायद इस देश के लोगों का जमीर मर गया है, शायद ये देश कोई समझौता कर बैठा है और ऐसे में जो देश में आज जो ताकत हमको मिली है, चाहे हम मंत्री बने हो, चाहे हमारे धामी जी मुख्यमंत्री बने हो,
प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे हम एक ही बात रखते हैं कि हम जनता के सेवक हैं, क्योंकि देश के लोकतंत्र ने हमको ये अधिकार दिया है कि हम आपके लिए पॉलिसी और नीतियां बना सकें। ये लोकतंत्र का भाव लेकर के हम काम करते हैं। और इसलिए उस समय दिनकर जी ने लिखा था कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बुगा उठी, सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो रहा समय के घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और जनता आती है को आगे उन्होंने लिखा था कि सबसे विराट, हम कहते हैं कि हिंदुस्तान ये लोकतंत्र की जननी है। आज जिस लोकतंत्र में हम नागरिक अधिकारों की बात करते हैं, आज जिस लोकतंत्र के अंतर्गत हम इस बात की मंशा रखते हैं कि राज्य के नागरिकों के प्रति कर्तव्य होते हैं, आज जिस जनतंत्र की बात में हम लोग कहते हैं कि लोकराज लोकलाज से चलता है, ये वैशाली का जो गणतंत्र इस देश ने दिया है, ये देश गणतंत्र की सबसे पुरानी पाठशाला रही है और इसलिए प्रधानमंत्री जी भी इसको लोकतंत्र की जननी कहते हैं। ऐसे में दिनकर जी ने कहा था कि सबसे विराट जनतंत्र जगत का आप पहुंचा है। लोगों को आह्वान किया था कि भाई इमरजेंसी में अब आपको बैठे नहीं रहना है। उस समय 33 करोड़ हमारी जनसंख्या थी, तो उन्होंने कहा था कि सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित, 33 करोड़ लोगों के हित में 33 कोटि हित, सिंहासन तय करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के लिए सिर पर ताज धरो, ये उन्होंने आह्वान किया था। और इसलिए ये आह्वान उन्होंने किसको किया था? उन्होंने देश के किसान को किया था, उन्होंने देश के आम व्यक्ति को किया था। और उस समय उन्होंने कहा था कि फावड़े और हल, मतलब जो हमारा मजदूर जो फावड़ा चलाता है और किसान जो हल चलाता है, फावड़े और हल राजदंड बनने को है, फावड़े और हल राजदंड बनने को है, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो रहा समय के धुरधर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती। और इस देश ने एक नई करवट ली। उस नई करवट का परिणाम है कि आज हम इस देश में एक वैकल्पिक राजनीति को दे पा रहे हैं। उस वैकल्पिक राजनीति का अर्थ ही यही है कि हम देश में सेवा को आगे बढ़ाने का काम करें। आज 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शासन और व्यवस्था के हर क्षेत्र में हम परिवर्तन कर रहे हैं। हम देश में भी आगे बढ़ रहे हैं और अंतरिक्ष में हमारे विंग कमांडर शुक्ला भी आगे बढ़ रहे हैं। ये देश लगातार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए नवाचारों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। ये देश नए विज्ञान और उपलब्धियों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। ये देश नौजवानों के नए संकल्पों को लेकर आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस आगे बढ़ने के पीछे हमारे मूल में इस देश का संविधान है। वो संविधान जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने दिया, वो संविधान जो इस देश के करोड़ों दलित, शोषित, पिछड़े लोगों के आशाओं को पूरा करने वाला है। वो संविधान जो इस देश के आने वाले नौजवानों के हाथ में विकसित भारत का संकल्प देने वाला है। और इसलिए इमरजेंसी को जो याद करके हमने अपने स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया है, वो इस संकल्प के लिए सम्मानित किया है कि हम देश को भी आगे बढ़ाएंगे और देश के लोकतंत्र को भी जिंदा रखेंगे। और इसलिए 50 वर्ष देश के लोकतंत्र के गौरव के दिन है। एक ऐसा भारत जिस भारत में हम अपने संविधान के मूल विषयों को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अभी आपने हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी के उद्बोधन को सुना और मैं समझता हूं कि
इमरजेंसी के बारे में, इमरजेंसी क्या थी, इसको बड़ी बड़ी सरलता से उन्होंने समझाया है और ये हमारी सबकी समझ में आया होगा और ये नीचे तक आम जनता तक ये बातें जाएंगी। तो इससे हमारा जो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं